पंडित जी और सरला जी गीता ज्ञान सेशन के लिए डॉक्टर अमिता के हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर अमिता पंडित जी के बड़े भाई सूर्यभूषण की बहू हैं, तो इस रिश्ते से वे पंडित जी की भी बहू ही हुई। यह सेशन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। उनके मन में अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डर से रिलेटेड जो भी सवाल हो, उनका आंसर गीता ज्ञान के जरिए तलाशने की ये एक कोशिश थी। पंडित जी एक एक करके सभी लेडीज के सवालों का जवाब दे रहे थे। ज्यादातर सवाल स्ट्रेस कैसे कम करें, बच्चों को सही संस्कार कैसे दें, मतलब इसी तरह के थे। लगभग 3 घंटे तक सेशन चला और बहुत अच्छा रहा। सभी लेडीज ने पंडित जी और डॉक्टर अमिता से रिक्वेस्ट की कि ऐसे सेशन रेगुलर इंटरवल्स पर होते रहने चाहिए ताकि इनका बेनिफिट थ्रू आउट प्रेगनेंसी मिलता रहे। पंडित जी और अमिता दोनों ने कहा कि वे जरूर इस बारे में कुछ प्लान करेंगे। जब पंडित जी और सरला जी घर के लिए निकल रहे थे, तब उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दी। उन्होंने पलट कर देखा तो पीछे से एक लेडी धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। पंडित जी को ध्यान आया कि इस लेडी को तो उन्होंने सेशन में भी देखा था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा था। पास आकर उस लेडी ने बताया कि उसका नाम शीतल है और वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। वो आजकल बहुत टेंशन में है, लेकिन ये टेंशन उसकी प्रेगनेंसी को लेकर नहीं, बल्कि डिलीवरी के बाद होने वाले इश्यूज को लेकर है। इस पर सरला जी ने कहा कि अगर वो चाहे तो पंडित जी से बात कर सकती है। शीतल ने बहुत हेजिटेट करते हुए कहा कि वो सेशन में भी थी, लेकिन उसके स्ट्रेस का जो रीजन है वो इतना पर्सनल है कि वो बाकी लेडीज के सामने उसे बताना नहीं चाह रही थी। इसीलिए अगर पंडित जी उसे अलग से थोड़ा टाइम दे पाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। पंडित जी ने शीतल की बात का मान रखते हुए उससे कहा कि वो हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठकर बात कर सकते हैं। शीतल, पंडित जी और सरला जी कैंटीन में जाकर बैठ गए। शीतल जानती थी कि पंडित जी और सरला जी ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, इसीलिए उसने समझदारी दिखाते हुए, कोई भूमिका न बांधते हुए अपनी बात सीधी कहनी शुरू कर दी। शीतल ने बताया कि उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसके हस्बैंड का नाम संजय है और ये शीतल की पहली और संजय की दूसरी शादी है। संजय की पहली शादी से उसका 5 साल का बेटा मिहिर भी है। उसकी शादी टूटने की कहानी बहुत दुख भरी है। संजय और उसकी पहली वाइफ रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। दोनों की फैमिलीज उनसे इतनी ज्यादा नाराज थीं कि उन्होंने इन दोनों को डिसोन कर दिया था। संजय की ठीक ठाक जॉब थी, इसीलिए उन्हें अलग होकर सेटल होने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। शुरू के 1 साल तक सब ठीक चलता रहा। फिर रिया को लगा कि संजय की सैलरी में बस वो लोग ठीक ठाक खा पी सकते हैं, लेकिन अगर लग्जरीज चाहिए तो उसे भी जॉब करनी चाहिए। संजय को रिया के जॉब करने से कोई इशू नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि रिया कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले, क्योंकि उसकी सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री पर उसे कोई डिसेंट जॉब मिलनी मुश्किल थी। संजय के एक दोस्त रवि का इसी तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज करवाने का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। संजय ने रिया को रवि से मिलवाया और कहा कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे किसी अच्छे कोर्स के लिए गाइड कर दे, ताकि उसे अच्छी जॉब मिल सके। रवि ने रिया के लिए 1 साल के प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के कोर्स को फाइनल किया। रिया रोज इंस्टीट्यूट जाने लगी। वो अब बहुत खुश रहने लगी थी। रवि ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उसे पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा दी थी। अब वो अपनी पसंद से खुला खर्च कर सकती थी। इसी बीच रिया प्रेग्नेंट भी हो गई थी। संजय ने उसका बहुत ख्याल रखा। 9 महीने बाद उनका एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद रिया का घर से निकलना बंद हो गया। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी। संजय को लगा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होगा, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन रिया ने उससे वो कह दिया जिसके बारे में संजय ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिया ने कहा कि वो संजय के साथ नहीं रहना चाहती है और उसे छोड़ना चाहती है। ये सब सुनना संजय के लिए बहुत शॉकिंग था। उसे लगा कि रिया गुस्से में ऐसा कह रही है, गुस्सा शांत हो जाने पर नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन रिया एकदम नॉर्मली बात कर रही थी। उसने कहा कि रवि और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। कुछ टाइम तक तो संजय को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर संजय ने पूछा कि मिहिर का क्या होगा, तो वो बोली कि मिहिर को वो अपने साथ नहीं रख पाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संजय को ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद संजय ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर दिया। जल्द ही उसे डिवोर्स मिल गया। कुछ दिनों तक तो संजय को समझ ही नहीं आया कि क्या करे, जॉब और बच्चे को कैसे मैनेज करे। फिर किसी ने उसे मेरे पास भेजा। मैं छोटे बच्चों के लिए क्रेश चलाती थी। संजय ने अपनी कंडीशन के बारे में बताया तो मुझे मिहिर के लिए बहुत खराब लगा। वो 1 साल का छोटा सा बच्चा, इस बात से अनजान कि उसकी लाइफ में क्या हो चुका था, अपनी दुनिया में खुश था। उसकी मासूमियत देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। मैंने संजय से कहा कि वो बेफिक्र रहे, मैं मिहिर का पूरा ध्यान रखूंगी।
उस दिन से मेहर मेरी जिम्मेदारी बन गया। वो बाकी बच्चों से बहुत अलग था। मुझे उससे एक अलग ही अटैचमेंट फील होता था। हो सकता है कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जो भी वजह हो, मैंने उसे कभी ये सोचकर नहीं संभाला कि वो मेरे क्रश की फीस देता है, इसलिए मुझे उसकी केयर करनी है। मेहर भी बहुत जल्दी मेरे साथ घुल मिल गया था। अब तो वो कई बार रात को भी मेरे पास ही रुक जाता था। उसे खुश और हेल्दी देखकर संजय भी खुश थे। हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर कुछ टाइम के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं मेहर से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मुझे हमेशा एक डर रहता है कि कहीं मेरा अपना बच्चा हो जाने के बाद मैं मेहर के साथ नाइंसाफी तो नहीं करूंगी। कहीं इस बात का असर मेरे और संजय के रिश्ते पर तो नहीं पड़ेगा। बस यही सोच सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं किसी से भी ये बात करते हुए डरती हूं कि पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब डॉक्टर अमिता ने आपके गीता ज्ञान ब्लॉग के बारे में बताया तो मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे मन में वैसे ही घूम रहा है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। शीतल की कहानी सुनने के बाद पंडित जी ने उसे समझाना शुरू किया। उसे कहा कि सबसे पहले तो वो खुद पर डाउट करना बंद कर दे। जब वो जानती है कि वो मेहर से कितना प्यार करती है तो उसे या किसी और को उसकी ममता पर जरा भी शक करने की जरूरत नहीं है। नेचर ने मदर्स को एक गिफ्ट दी है कि वे अपने सब बच्चों को बराबर प्यार करना जानती हैं। आपके अंदर भी ये गुण इनबिल्ट है। इसीलिए इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए ये सोचकर खुश रहा कीजिए कि अब मेहर को कंपनी मिलने वाली है। अब वो अकेला नहीं होगा। रही बात आपके हस्बैंड की, तो अगर वो आपको अच्छे से समझते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनको कोई भी इशू नहीं होगा। इसीलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ने दीजिए और उसके बाद आप हमेशा खुश रहेंगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वो भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां भगवान कहते हैं कि जो इंसान, चाहे उसकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, चाहे उसके मन की हो या ना हो, अपनी भक्ति और मेरी शक्ति पर बिना डाउट किए बस अपना काम करता चला जाता है। ऐसा इंसान नेचर के 3 गुणों सत, रज और तम को पार करके मुझ में समा जाता है। यहां हमें इन 3 गुणों के बारे में भी पता होना चाहिए। सतगुण यानी अच्छे गुण और रजगुण और तम गुण वे गुण आते हैं जो इंसान को भगवान से दूर करते हैं, जैसे मोह, ग्रीड, डाउट वगैरह वगैरह। इसीलिए किसी को भी अपने किसी डिसीजन में, चाहे वो खुद से जुड़ा हो या भक्ति से, कभी भी अपने मन में डाउट नहीं रखना चाहिए। डाउट से शुरू हुए काम कभी कामयाब नहीं होते हैं। पंडित जी और सरला जी ने शीतल को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और भगवान श्री कृष्ण से उसके लिए प्रार्थना भी की।